नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ, ये दोनों के विरोध में एक बड़ी साजिश चल रही है और देश में इस साजिश से जुड़े हुए कुछ पत्रकार हैं, कुछ सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता तो कहते हैं लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कुछ नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, लेफ्ट पार्टियों से जुड़े हैं, यानी वामपंथी पार्टियों के साथ उनका कनेक्शन है। उसमें से बड़े नेता भी हैं जो वामपंथी पार्टी को चला रहे हैं और ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है वो दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो देश तोड़ने की साजिश, देश में अराजकता पैदा करने की साजिश, और दूसरा पीएम मोदी की हत्या तक की साजिश में जुड़े लोग इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। और ये जानकारी जो मिली है ये न्यूज क्लिक के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसके बाद मिली है, क्योंकि वहां जो स्पेशल सेल ने इन्वेस्टिगेशन कर रखा था और 2021 में जब ईडी ने छापेमारी की थी तो उसके कुछ डिजिटल डिवाइस को कैप्चर किया था, उसको रखा था, उन सारे का एनालिसिस किया गया और एनालिसिस किया गया 4.27 लाख ईमेल का। अब समझ लीजिए तकरीबन 4.5 लाख ईमेल को किस तरीके से एनालाइज किया गया होगा और कितना समय लगा होगा। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि 2021 में जिस तरीके से छापेमारी हुई, ईडी को जो सबूत मिले, उसके बाद भी तकरीबन 1.5 साल तक इंतजार करना पड़ा। और यह इंतजार इसलिए था कि जब तक पुख्ता सबूत न मिल जाए तब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं तत्काल खड़ी हो जाएगी। और ऐसे खड़ी तो अब भी है विरोध में कि पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन अब सबूत इतने हैं कि मीडिया भी इसे छुपा नहीं सकती है। यहां तक कि जिस मीडिया हाउस में काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस मीडिया हाउस की भी ये औकात नहीं है कि वो इन तथ्यों को छुपा सके। इतनी बड़ी खबर है, आपको चलाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बताते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। तो जो खुलासे हुए हैं 4.27 लाख ईमेल से, उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन है और उस पैसे के ट्रांजैक्शन जिन जिन लोगों को हुआ है, इसी से पता चलता है कि कैसे ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। तो पहली कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। देश को तोड़ने और अराजकता वाली स्थिति पैदा करने के लिए कैसे पत्रकारों का इस्तेमाल किया गया। और ये पत्रकार सामान्य तरीके से वो नहीं है जो कि सिर्फ न्यूज क्लिक में काम कर रहे हैं, बल्कि ये लार्ज कॉन्स्पिरेसी इसलिए थी क्योंकि देश के चुनिंदा वो पत्रकारों को जो इन्फ्लुएंसर अपने आप को मानते हैं, जो टीवी डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए जाते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इन सब को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया गया और कुछ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दी गई, डायरेक्ट फायदा पहुंचाया गया है। इसमें से पहले देखते हैं कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि चीन जब फंड दे रहा है, चीन के रास्ते से पैसे आ रहे हैं और 100 करोड़ से ज्यादा, अभी तक तो 115 करोड़ रुपए के डाटा भी मिल चुके हैं। तो इसका मकसद क्या क्या हो सकता है और इस मकसद को इन लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो चीन का मकसद था भारत में एक अव्यवस्था पैदा करना। अव्यवस्था पैदा करने के लिए इन लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। उसमें से पहला तरीका था कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का एक एजेंडा होता है कि भारत के अंदर या कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अंदर लोगों के भीतर एक अविश्वास पैदा करो संवैधानिक संस्थानों को लेकर। अगर आप न्यायपालिका के ऊपर अविश्वास पैदा नहीं करोगे तो लोग नक्सलवादी कैसे बनेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि संवैधानिक संस्थानों के ऊपर अविश्वास पैदा करो। और इसके लिए टारगेट कहां कहां किया जा रहा था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों का। जो कोई फैसला अगर सरकार के समर्थन में आ गया तो उसके लिए इतना कंट्रोवर्सी पैदा कर दो कि लोगों को लगने लगे
कि सही में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार के कब्जे में है। दूसरा है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव एक ऐसी परंपरा है, प्रक्रिया है, तरीके हैं जिससे लोगों का विश्वास लोकतंत्र के ऊपर बढ़ता है और लोगों को लगता है कि ये सरकार जो चल रही है उसमें हमारी अपनी भी भागीदारी है, क्योंकि हमने भी एक वोट दिया, चाहे सरकार को दें या अपोजिशन को दें। जो अपोजिशन को दे रहे हैं उनको लगता है कि आगे हमारी वोट जो है ये सरकार बनाने में काम आ सकती है, इसी पार्टी की सरकार कभी भी बन सकती है, या फिर अगर सरकार नहीं है तो विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार पर जो दबाव बना रही है वो हमारा काम है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, और इसमें पत्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है टीवी डिबेट के अंदर, पोर्टल के अंदर जहां ओपिनियन लिखे जाते हैं, यानी विचार लिखा जाता है, अखबारों के अंदर जहां पर ये लोग आर्टिकल लिखते हैं एडिटोरियल और अपोजिट टू एडिटोरियल, यानी कि ओपेड पेज के ऊपर। इन लोगों को वहां भी तवज्जो दी जाती है और ये अपने विचारों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग जो है सरकार के इशारे पर काम करता है, क्योंकि ये जो ईवीएम पर सवाल उठे हैं उसमें जिन पत्रकारों ने बड़ी भूमिका निभाई सवाल उठाने में कि बैलेट पेपर ज्यादा अच्छा था, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, उन लोगों का भी इस्तेमाल करो। पूरी सूची तैयार करो कि कैसे इन इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि सोशल मीडिया पर सामान्य तरीके से इंस्टाग्राम पर जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, ट्विटर पर जिनका फॉलोअर्स ज्यादा होता है, उसको इन्फ्लुएंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जाती है। इसका इस्तेमाल पत्रकारों के माध्यम से किया गया और न्यूज क्लिक से जो जानकारी मिली है कि 100 करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर यह वेब पोर्टल कर क्या रहा था। आखिरकार इतना बड़ी संस्था तो है नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल संस्था के तौर पर नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से किया जाता है। और उसमें आप देखिए उर्मिलेश जैसे पत्रकार जो कि अभी मीडिया से आउट हैं, केवल टीवी डिबेट में नजर आएंगे या फिर यदा कदा अपने मीडिया के सर्किल का उपयोग करके ओपिनियन लिखेंगे अलग अलग अखबारों में, वेब पोर्टल में। उनको न्यूज क्लिक के माध्यम से पैसे दिए जा रहे थे और सैलरी जो दी जा रही थी वो 23 लाख के पैकेज था, यानी कि 23 लाख सैलरी दी गई उर्मिलेश को, जिनको किसी भी टीवी चैनल या अखबार में नौकरी नहीं है, कंसल्टेंट के तौर पर भी नहीं, लेकिन उनको बुलाया जाता है एक्सपर्ट व्यू देने के लिए। और इनका काम जो था वो न्यूज क्लिक के लिए या फिर चीनी वेबसाइट, चीनी फंड के लिए इतना ही था, इस पैसे के बदले कि आप सरकार पर अविश्वास पैदा करने वाले, संवैधानिक संस्थानों पर अविश्वास पैदा करने वाले आर्टिकल अखबारों में लिखें, वेब पोर्टल पर लिखें और टीवी डिबेट में जब भी जाएं तो आप एक पक्ष बनकर जाएं जिसमें सरकार के संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाना हो, यानी अराजकता पैदा करना हो। उसी तरीके से एक और पत्रकार हैं, रिटायर्ड हैं, वो हैं प्रंजय गुहा ठाकुराता। उनका भी इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है और वो अभी कई मंचों पर सामने में दिखाई पड़ जाते हैं, अपनी बात रखने के लिए टीवी डिबेट में भी आते हैं और इंग्लिश और हिंदी के अखबारों में उनके आर्टिकल भी छपते हैं। हर आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि सरकार के ऊपर और संवैधानिक संस्थानों के ऊपर, यहां तक कि यहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर अपनी राय देंगे और सरकार को, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इनको भी न्यूज क्लिक से जो सैलरी मिल रही थी वो 40 लाख की थी। अब ये पत्रकार हैं, दूसरे तरफ इसके अलावा जो कि अपना ओपिनियन रखते हैं, इन लोगों को तो पैसे दिए ही जा रहे थे। कुछ और लोगों को जो कि चैनलों से हटा दिए गए हैं, जो कि अखबारों से हटा दिए गए हैं, उन लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था वो इनडायरेक्ट है। कुछ लोगों को डायरेक्ट, जैसे अभिसार शर्मा है, वो नौकरी करता है और वहां पर कहता है कि हम सैलरी लेते हैं 25 से 30 लाख रुपए साल का, और सैलरी अगर लेते हो तो कोई भी
जो संस्था है कैसे आपको इस बात की इजाजत दे देगा कि आप यहां से सैलरी उठाओ, थोड़ा बहुत यहां के लिए काम करो और अपने लिए भी काम करते रहो, अपना भी चैनल चलाते रहो? यह संभव नहीं है। ये बेसिक मोरालिटी के खिलाफ होता है। लेकिन फिर भी इन लोगों को मौका दिया गया, और इसलिए दिया गया कि जितना ज्यादा लोगों तक जुड़ोगे हमारा मकसद उतना ही पूरा होगा। इसलिए हर दिन आप मोदी सरकार के खिलाफ काम करो, मोदी के खिलाफ आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो, और दूसरी तरफ आप देश के अलग अलग हिस्सों में जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रहे हैं उस कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल अराजकता पैदा करने के लिए करो। यही लोग थे जो सीए एनआरसी के विवाद में पूरी तरीके से उन लोगों के साथ खड़े थे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुसंख्यक आबादी यानी मुसलमानों को यहां आने पर नागरिकता की सुविधा देने के लिए क्यों नहीं कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीए सिर्फ और सिर्फ वहां के गैर मुस्लिमों के लिए क्यों है, यह एक विचार पैदा कर रहे थे, और इसका नतीजा सामने दिखा। महीनों तक सड़कों पर हिंसा फैलती रही, आंदोलन होते रहे, और शाहीन बाग जैसे जगह पर तो साल भर तक ऐसा चलता रहा प्रदर्शन, विरोध। पूरे दुनिया में इसको एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। ये तो कई पत्रकार हैं, इसमें एक दो नाम नहीं है, इनडायरेक्ट बेनिफिट लेने वाले और नाम भी हैं जो अखबारों में काम कर रहे हैं, अभी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। चाहे रवीश कुमार की ही बात हो, इनडायरेक्ट प्रॉफिट तो इन लोगों को भी मिल रही है, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, या फिर अजीत अंजुम हो, या विनोद कापड़ी हो, जो कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो बना के ऐसे प्रचारित करने की कोशिश करता है कि यहां पर देश में रोजगार और बेरोजगार के बीच संघर्ष चल रहा है। ऐसा बेरोजगारी है कि कभी भी बेरोजगार लोग और युवा सड़कों पर आकर अराजकता पैदा कर देंगे, मतलब शासन को अस्त व्यस्त कर देंगे। ये तरीके पत्रकारिता के थे। लेकिन कुछ सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिसके साथ इन लोगों का संबंध था, यानी चीनी प्रोपेगेंडा जो फंडिंग थी वो भारत में कैसे इन लोगों ने के माध्यम से काम कर रहा था। उसमें दो नाम ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे पीएम मोदी के शत्रु हैं, और एक नाम तो गौतम नवलखा का है जो अभी भी जेल में है, दूसरा नाम तीस्ता सितलवाड़ का है जो बेल पर बाहर है पीएम मोदी को फंसाने के लिए। अब इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी देखिए। अगर न्यूज क्लिक एक पोर्टल है जो सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर, यानी कि गौतम नवलखा अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहता है, लेफ्ट थिंकर कहता है, उसे अगर 21 लाख रुपया दिया गया और तीस्ता सितलवाड़ को 24 लाख रुपया दिया गया तो इन दोनों का कनेक्शन क्या हो सकता है? दोनों एनजीओ चलाने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन गौतम नवलखा किस मामले में जेल के अंदर है? वो है भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में। और भीमा कोरेगांव हिंसा के तार कहां से जुड़े हैं? ये तार जुड़े हैं सीधे पीएम मोदी से, क्योंकि यह हिंसा तो भीमा कोरेगांव के दौरान हुई, लेकिन वहां पर एक चिट्ठी मिली थी और उस चिट्ठी से ये धीरे धीरे कनेक्शन जोड़ा गया, जिसमें सुधा भारद्वाज से लेकर गौतम नवलखा तक गिरफ्तार हुए और जेल के अंदर है। इन लोगों का जो पूरा अर्बन नक्सल जिसकी बात पीएम मोदी करते हैं अभी अलग अलग मंचों पर, ये अर्बन नक्सल जो है, इन लोगों ने एक प्लान बनाया था कि कैसे पीएम मोदी का खात्मा किया जाए, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर पीएम मोदी को रोका नहीं गया तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, अलग अलग राज्यों में भी ये एक्सपेंड हो रहा है और पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा है। इसलिए हम परसेप्शन तैयार करके अवधारणा बनाकर लोगों को नहीं बरगला सकते उनके खिलाफ। तो इसका एक ही मकसद है और एक ही तरीका है कि सीधे पीएम मोदी को खत्म किया जाए। और उस पूरी प्लानिंग दी गई थी कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई है रैलियों के दौरान, उसी दौरान पीएम मोदी के लिए भी प्लान बनाया जाए। इसके लिए एक राइफल असॉल्ट वाला चाहिए और स्नाइपर चाहिए, बम चाहिए, बारूद चाहिए, 4.5 करोड़ का फंड चाहिए इसके लिए। ये सारे उसमें डिटेल में लिखा हुआ है और
इसकी जांच अभी तक चल रही है। दूसरी तरफ तीस्ता सितलवाड़ की बात करते हैं। ये कौन है, क्यों अभी बेल पे बाहर है, क्यों तीस्ता सितलवाड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 9 बजे रात को खुल जाता है कि एक दिन भी जेल में नहीं जाना चाहिए। इसके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं वो भी कम खतरनाक नहीं है, सीधे पीएम मोदी से जुड़े हैं। यानी कि इसने गुजरात राइट्स के दौरान कुछ लोगों को ट्रेंड किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्रेंड किया गया कि आप लोग गवाही दो और बताओ, पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये बताओ कि वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार थी और पुलिस वालों ने मिलकर मुसलमानों की हत्या करवाई है, और इसके लिए गवाहों को पैसे दिए गए। यहां तक कि अब तीस्ता सितलवाड़ का ही बात हो रही है तो सीधे कांग्रेस पर चलते हैं, जिसे अहमद पटेल ने 35 लाख एक बार, 29 लाख दूसरी बार दिया, पैसे दिए। और तीस्ता सितलवाड़ के सहयोगी ने यह बताया कि कैसे अहमद पटेल तीस्ता सितलवाड़ को इस काम के लिए पैसे देते थे ताकि ये लोग उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा सकें, जेल के भीतर भेज सके। हालांकि ये कर कुछ नहीं पाए क्योंकि सारा का सारा मामला एक्सपोज हो गया। लेकिन कांग्रेस की ही बात है और चीन की फंडिंग की बात है, लेफ्ट की बात है, तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि कांग्रेस सीधे तौर पर चीन से जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में पिछले दिनों संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1,35,00,000 रुपया फंड दिए गए हैं। यहां तक कि ये फंड जो दिए गए थे वो जाकिर नायक ने भी दिया था 50 लाख रुपया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये लोग जो राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड देंगे तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा ये तो सबको पता है। लेकिन लेफ्ट में भी ऐसे सिंपैथाइजर हैं और ये तो पूरी तरीके से चीन से ही संचालित होते हैं। सीताराम येचुरी के घर पर भी छापेमारी हुई थी क्योंकि उसके घर पर रहने वाले कुछ लोग न्यूज क्लिक वाले उस पूरे प्रोपेगेंडा में शामिल थे। और जब सीताराम येचुरी की बात हुई है तो यह जानना भी जरूरी है कि सीताराम येचुरी की पत्नी सीमा चिश्ती अभी भी इंडियन एक्सप्रेस में काम करती है, एडिटोरियल में, एडिटर ग्रुप में है, डिप्टी एडिटर। और उससे पहले वो बीबीसी में काम करती थी। सारे के सारे ऐसे ही जगह पर काम करती रही पहले से, जो कि भारत का विरोध करने वाला है। और हालांकि इंडियन एक्सप्रेस उसका इस्तेमाल मोदी विरोधी खबरों के लिए करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भी इसी चीनी फंडेड संस्थानों से है और हमेशा उसके आर्टिकल में यही प्रोपेगेंडा दिखाई पड़ता है। मतलब ये पूरा बड़ा कनेक्शन है। इसमें पीएम मोदी की हत्या की साजिश करने वाले लोग भी शामिल हैं और देश को तोड़ने वाले पत्रकार भी शामिल हैं। और जब ये 4.27 लाख ईमेल का एनालिसिस सामने आया, इसने तो पीएम मोदी और अमित शाह को भी हिलाकर रख दिया है। इसलिए बैठकों का दौर चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क को क्रैक किया जाए। अगर इसको क्रैक नहीं किया गया तो देश के साथ ये लोग बड़ी गद्दारी करेंगे और देशद्रोही पत्रकारों, दलाल मीडिया और साथ ही दलाल और गद्दार नेताओं का यह गठबंधन देश को बर्बाद करके रख देगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।